कृषि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। अगर विश्व में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है कृषि उत्पादकता को बनाए रखना। कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना और साथ ही कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करना। इस पूरी चर्चा में एक शब्द विशेष रूप से चर्चा में आ जाता है जिसको हम कार्बन खेती के नाम से जानते हैं। कार्बन खेती एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से न केवल हम मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी सीमित कर सकते हैं। इसलिए बात आज इन फोकस में हम कार्बन खेती की ही करेंगे। कार्बन की सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र पर हो सकते हैं और इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है, यानी आप कह सकते हैं कि अंततः कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। और कृषि उत्पादकता को प्रभावित होने का मतलब है कि सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और इसीलिए कार्बन खेती लगातार चर्चा में है। सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः कार्बन खेती होती क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, इसकी विधियां क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि कार्बन खेती के क्षेत्र में भारत के पास किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की खेती जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, साथ ही पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़ करके भी आप इसे देख सकते हैं और दोनों ही विषय प्रश्न पत्र 3 से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन खेती वस्तुतः होती क्या है। तो कार्बन फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो जरूरी है कि सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों को तोड़ें और उनके अर्थों को समझें, कार्बन और फार्मिंग। तो कार्बन का सामान्य अर्थ आप लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की मूलभूत इकाई, सबसे मौलिक इकाई कार्बन को माना जाता है और पृथ्वी पर उपस्थित सभी जो जीव हैं, जो खनिज हैं, उनमें कार्बन की उपस्थिति मानी जाती है। कई प्रक्रियाओं में ये महत्वपूर्ण है कार्बन, जैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से अलग अलग पौधे, हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इस भोजन निर्माण प्रक्रिया में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण घटक है कार्बन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हमारा जो जीव मंडल है, जिसमें हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल उपस्थित है, उसमें लगातार एक कार्बन चक्र बना रहता है। तो कार्बन का आदान प्रदान इन तीनों मंडलों के बीच होता रहता है, जिसको हम कार्बन चक्र के रूप में जानते हैं। तो कार्बन चक्र की प्रक्रिया में भी कार्बन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें भी कार्बन का इस्तेमाल होता है। साथ ही कार्बन विभिन्न यौगिकों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस में योगदान देके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को यानी ग्लोबल वार्मिंग को भी उत्पन्न करने में सक्षम है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में इसका योगदान रहता है। इसी तरह से अगर आप फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग क्या है, सामान्य तौर से आप इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से आप अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, फाइबर को प्राप्त करते हैं, ईंधन को प्राप्त करते हैं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करते हैं। तो इसकी एक महत्वपूर्ण विधि है फार्मिंग। इसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे फसल का रोपण करना, फसल का रोपण करने के साथ साथ फसल की कटाई करना, साथ ही पशुपालन जैसी गतिविधियां भी फार्मिंग के ही अंतर्गत आती है। और इन सारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जरूरी है कि आपके पास खेत जोतने के यंत्र होने चाहिए, जैसे टीलर होना चाहिए, जैसे आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए। साथ ही पशुओं के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि आप चरागाह, खेती से भी संबंधित हो, उसके भी बुनियादी ढांचे से आप संबंध हो। तो कृषि संबंधी जो बुनियादी ढांचा है उसको भी फार्मिंग के अंतर्गत ही गिना जाता है। तो सामान्यतः इन गतिविधियों को फार्मिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब आप कार्बन को और फार्मिंग को एक दूसरे के साथ सम्मिलित करते हैं तब हमारे सामने एक शब्द आता है जिसको हम कार्बन फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसके माध्यम से आप न केवल मिट्टी में बल्कि फसलों की जड़ों में, लकड़ियों में और पत्तियों में कार्बन के भंडारण को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यानी जब आप मिट्टी में कार्बन के भंडारण को सुनिश्चित करेंगे, पत्तियों में कार्बन के भंडारण को सुनिश्चित करेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी भंडारण क्षमता इस प्रकार से कार्बन की आप सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वायुमंडल में कार्बन का एक बैलेंस बनाने का
बैलेंस बैलेंस बनाने की आप प्रक्रिया स्थापित करते हैं, जिससे न केवल जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में उससे कमी होगी, बल्कि अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना को भी सीमित करने में आपको मदद मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन भंडारण को बढ़ाकर के जलवायु परिवर्तन को इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। साथ ही इससे कृषि उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है, मृदा गुणवत्ता में भी इससे सुधार होता है, इसके ये फायदे रहते हैं। तो ये मान लिया, ये हमने सामान्य तौर से कार्बन फार्मिंग के बारे में जान लिया है। इसकी विधियां सामान्य तौर से क्या होती है, इसकी कई विधियां होती है, जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग इसकी एक महत्वपूर्ण विधि है। रोटेशनल ग्रेजिंग की तुलना, रोटेशनल ग्रेजिंग मतलब रोटेशनल पद्धति के आधार पर चरागाह पद्धति को अपनाना, इसकी तुलना आप स्थानांतरित कृषि से भी कर सकते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि पहले कुछ किसान एक भूमि पर खेती करते हैं और कुछ समय बाद जब इस भूमि की उर्वरता सीमित हो जाती है या यहाँ के पूरे संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर इसी तरह से तीसरे स्थान पर खेती करते हैं। पुनः तीसरे स्थान या चौथे स्थान पर खेती करने के बाद जो पहला स्थान होता है वो वापस वहां की मिट्टी उर्वर हो जाती है, उर्वरता हासिल कर लेती है और पुनः खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो यहाँ की इस पूरी भूमि का उपयोग फिर से खेती के लिए किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को जब आप चरागाह के लिए प्रयोग करते हैं तब हम इसको कहते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग, यानी सबसे पहले पशुओं की चरागाह के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया, जब इसका चरागाह समाप्त हो गए तो फिर इसके इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया, फिर इसके इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया और अंततः यहां तक इस्तेमाल करने के बाद पहला क्षेत्र पुनः चरागाह भूमि के रूप में यूज किया जा सकता है। इसी को हम रोटेशनल ग्रेजिंग के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री भी कार्बन फार्मिंग की एक महत्वपूर्ण एक विधि के रूप में जानी जाती है। और एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि फसल उत्पादन के साथ साथ आप फसल की मेढ़ों पर यानी फसल के किनारों पर, जिसको हम सामान्य तौर से सामान्य भाषा में डोल भी कह सकते हैं, वहां पर आप अलग अलग पेड़ों का और झाड़ियों का उत्पादन कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं और उससे न केवल कृषि आय को बढ़ा सकते हैं बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी उससे महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होती है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी एकीकृत पोषक प्रबंधन के माध्यम से आप न केवल फसलों में, अलग अलग फसलों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के माध्यम से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी लगातार लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसी तरह से पशुधन प्रबंधन के माध्यम से, अभी हमने विस्तार से चर्चा की थी किस प्रकार से पशुधन प्रबंधन के माध्यम से भी आप कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी कर सकते हैं, यानी कार्बन अवशोषित करने की क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं चरागाह भूमि के विकास से। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण विधि कार्बन फार्मिंग की शून्य जुताई है। शून्य जुताई में आप क्या करते हैं, खेत को जोतते नहीं है। पुरानी फसल के बाद, पुरानी फसल की कटाई के बाद सामान्यतः खेतों को जोता जाता है, लेकिन शून्य जुताई में आप शून्य टिलेज करते हैं, यानी खेत की जुताई नहीं करते हैं। पुरानी फसल के बाद जो सामान्य खेत होता है बिना उसको जोते ही नई फसल को वहां पर उगाते हैं, जिससे पुरानी फसल के जीवाश्म से मिट्टी की गुणवत्ता भी बनाए रखते हैं और नई फसल का उत्पादन भी संभव हो जाता है। इसी तरह से फसल चक्र का इस्तेमाल करके, यानी अलग अलग फसलों को उगा करके भी आप मिट्टी की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और साथ ही इससे फसल उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। आवरण फसल एक ऐसी फसल है जब आप जिसको आप केवल काटने के लिए, उसकी कटाई के लिए उसको नहीं लगाते, बल्कि मिट्टी को ढकने के लिए आवरण फसल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके माध्यम से सोयल इरोजन को रोकने के साथ साथ सोयल की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता को, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसी प्रकार से फसल अवशेष प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है जब नई फसल लगाते हैं तो इस भूमि का लगभग 30% हिस्से का इस्तेमाल पुरानी फसल के अवशेषों के माध्यम से जीवाश्म के रूप में इनका इस्तेमाल करके मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कार्बन फार्मिंग की सामान्य रूप से विधियां हैं। लेकिन कार्बन फार्मिंग में हमारे यहाँ कई तरह की चुनौतियां भी है, बल्कि विश्व में कई तरह की चुनौतियां। जैसे अगर भारत की आप बात करें तो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि भारत में कई एग्रीकल्चरल जोन स्थित हैं। एग्रीकल्चर जोन का मतलब क्या हुआ कि जैसे तापमान में भिन्नता है, जैसे पानी की उपलब्धता में भिन्नता है, तो तापांतर के कारण, वायु की गुण और जल की उपलब्धता के कारण अलग अलग जो भौगोलिक विविधता भारत में पाई जाती है, तो सभी स्थानों पर एक ही प्रकार की नीति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो भौगोलिक विविधता भारत में कार्बन फार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी तरह से जैसा अभी आपको बताया कि भारत की जो अधिकांश कृषि है उसमें सभी जगह
पानी की उपलब्धता एक समान नहीं है, साथ ही अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा जल पर निर्भर है और सिंचाई की सुविधाएं भी उतनी अधिक विकसित नहीं है, हर जगह नहर का जल उपलब्ध नहीं है। तो ये भी कार्बन फार्मिंग के सामने एक प्रमुख चुनौती है। इसी तरह से फसल का बार बार चयन करना, नई फसलें लगाना और रोटेट करना फसलों को, और फसलों में विविधता लाना, और उसके लिए वित्तीय संसाधनों का जुटाव, वित्तीय संसाधनों को जुटाना भी हमारे लिए, हमारे कृषकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में ज्यादातर जो खेती है वो छोटे खेतों के दौरान की, छोटे खेत यानी बड़े फार्म नहीं है बल्कि छोटे छोटे फार्म उपलब्ध है, और इसलिए कार्बन खेती करना और उससे संबंधित वित्तीय बाधाओं से पार पाना किसानों के लिए विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी तरह से नीतिगत समर्थन भी अभी तक सरकार का कार्बन खेती के अंतर्गत उतना नहीं है, तो सरकार के नीतिगत समर्थन की भी चुनौती किसानों के सामने उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐसा नहीं है कि भारत के सामने कार्बन खेती को लेकर के अवसर नहीं है, अवसर कई कारणों से है। जैसे सबसे बड़ा अवसर का यही कारण हमारे सामने उपलब्ध है कि जलवायु परिवर्तन की घटना जो है वो लगातार तीव्र होती जा रही है, और इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन अपनाएं। लचीलापन का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान करें और उनके, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसके अनुरूप अपने रेस्पॉन्स को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी अनुक्रिया को तय करें, और उसी के माध्यम से ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाएं उसी दौरान जो न केवल जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सक्षम हो, बल्कि कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से, कार्बन को सिंक करने के माध्यम से जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने में भी सक्षम हो, यानी कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो। तो इन सभी के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण फील्ड हो सकता है, कृषि महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जितना भी आप अनुकूलन रणनीतियां अपनाएंगे, यानी ऐसी रणनीति आप अपनाएंगे जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित कर सकते हो, उतना ही जरूरी है कि आपको बेहतर कृषि पद्धतियां अपनानी पड़ेंगी। ऐसी कृषि पद्धतियां अपनानी पड़ेंगी जो न केवल उत्सर्जन, जो न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम हो, बल्कि कार्बन उत्सर्जन के में भी कम योगदान दे, बल्कि कार्बन सिंक में योगदान दे, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करें। तो ऐसी कृषि पद्धतियां हमारी अनुकूलन रणनीतियों से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। भारत में व्यापक कृषि भूमि है जिसका इस्तेमाल कार्बन खेती के लिए किया जा सकता है। जैसे सिंधु गंगा मैदान का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर पानी की विशिष्ट उपलब्धता है। इसी प्रकार से दक्कन के पठार का इस्तेमाल किया जा सकता है कार्बन खेती के अंतर्गत। इसमें एक और शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन क्रेडिट का सामान्य मतलब क्या है? मान लिया आपने कोई ऐसी गतिविधि की जिससे आप 1 टन कार्बन, जैसे आपने लगातार पेड़, आपने फसल का उत्पादन किया और फसल के उत्पादन के साथ साथ आपने पेड़ भी लगाए जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, कार्बन को सिंक करने की क्षमता बढ़ी। तो मान लिया 1 टन कार्बन करने की, 1 टन कार्बन का अवशोषण करने की क्षमता बढ़ती है, तो 1 टन कार्बन का सामान्य तौर से मतलब लगाया जाता है 1 कार्बन क्रेडिट। तो 1 कार्बन, अब ये 1 कार्बन क्रेडिट का, इसका व्यापार आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कर सकते हैं, इसका व्यापार आप बाजार में कर सकते हैं, और इसका व्यापार बाजार में करने के बाद आपकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी को हम सामान्य तौर से कार्बन क्रेडिट के रूप में जानते हैं। तो कार्बन क्रेडिट प्रणालियां पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय प्रदान करके किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। जैसे भारत की जो मिट्टी है, जो कृषि मिट्टी है, 20 से 30 वर्षों में हर साल 3 से 8 बिलियन टन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को अवशोषित कर सकती है। यानी हर साल 3 से, भारत की मिट्टी में 3 से 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है। और अगर हम इसका कार्बन क्रेडिट के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये कृषकों की आय को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। अगर हम इसके सामने आने वाली भारत में चुनौतियों की बात करें तो अभी चुनौतियों की हमने बात की थी कि कार्बन खेती के बारे में लोगों में अभी जागरूकता भी सीमित है, सीमित स्तर पर जागरूकता है, अपर्याप्त नीति समर्थन है सरकार की तरफ से, और वहीं तकनीकी बाधाएं भी कुछ सामने हैं। यानी अभी किसानों को किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और इसमें किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होनी चाहिए, और जागरूकता, जो एक संस्थागत जागरूकता उनको मिले, इसकी एक सामान्य तौर से प्रबंधन की भी सीमाएं स्थापित है। कार्बन खेती को अगर बढ़ावा भारत देता है तो ये भारत के हित में ही होगा, क्योंकि इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा,
जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में सक्षम होगी और जैव विविधता को भी ये बढ़ावा देगा, और इससे अपनाने से एक आर्थिक अवसर भी किसानों के सामने उपलब्ध होता है। ये सामान्य रूप से भारत के सामने अवसर है और भारत को इससे लाभ भी हो सकता है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या कार्बन खेती का या के लाभ है या है? आपके ऑप्शंस हैं मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता को बढ़ावा, आर्थिक अवसर या लाभ, और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, उन सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, उनका आपको लाभ मिल सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।